हेलो स्टूडेंट्स। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और हमने अपना फर्स्ट चैप्टर प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं एक बार। इसकी क्या क्या मेन हेडिंग्स हैं। इसकी पहली हेडिंग है डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके लिए डिमांड कैसे आई। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के बारे में कैसे सोचा गया या किसने सोचा, कौन ये कॉन्सेप्ट लाया कि हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए कि जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। ठीक है, और इस चैप्टर की जो दूसरी हेडिंग है वो उसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी थी। ठीक है, और उसके बेसिक फीचर्स क्या थे। उसके बाद वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो क्या क्या काम करती थी, वो किस प्रकार से उसकी फंक्शनिंग थी, ये हम देखेंगे। एक बार हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और इसमें फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ेंगे बाद में यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बन जाता है। इसको लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें वो जो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है, कि उसी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है उसके थ्रू क्या क्या चेंजेस आए थे ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड, कि जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अलावा और अदर क्या क्या फंक्शंस थे। ठीक है, या इसके द्वारा क्या क्या काम किए गए, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इसकी कमिटीज़ कौन कौन सी थी। इसमें मेनली थी मेजर कमिटीज़ और माइनर कमिटीज़। स्टूडेंट्स, इसमें जो ये मेजर कमिटीज़ हैं, ये 8 मेजर कमिटीज़ हैं, ये एग्ज़ाम्स में सीधे पूछ ली जाती हैं। बेसिकली मेरा ये कहना था कि जो ये दूसरा चैप्टर है इसको आप फैक्ट्स बेसिस ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम से इस चैप्टर से आप देखेंगे कि डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये इजी चैप्टर है। इसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, बस एक या दो जगह पे आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, वो मैं आपको समझा दूंगी। बाकी ये पूरा फैक्चुअल है, एक तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन है, वो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि यूनियन पावर्स कमेटी जो है उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। या ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन। उसके बाद माइनर कमिटीज़ हम पढ़ेंगे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, कि इसमें कितने लोग थे और इसके हेड वही इसके चेयरमैन कौन थे। इसके तो चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे कि इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बनाया गया। ठीक है, इनैक्टमेंट कैसे हुआ, उसको लागू कैसे कराया गया। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हेडिंग है, इसमें पढ़ेंगे कि उसको लागू कैसे कराया गया, उसका इन्फोर्समेंट कैसे हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपर्ट कमिटीज़ ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की जो एक्सपर्ट कमिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी और उसमें कौन कौन से लोग आते थे, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके लिए क्या क्या क्रिटिसिज्म आए थे। ठीक है, उसको काफ़ी जो डिग्निफाइड लोग थे उन लोगों ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, तो उसको देखेंगे हम लोग। और उसके बाद लास्ट में कुछ वही स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर को आप एक फैक्ट्स बेसिस ज़्यादा देखें और क्विक रिव्यू लेते हुए, अगर आप लोगों ने पढ़ा भी हो तब भी इसको एक रिवीजन लेते हुए चलें, ताकि इसमें क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, पॉलिटी में इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो उसको आप देखें। ज़्यादा वैसे ना देखें थ्योरेटिकल, लेकिन फटाफट उसको फैक्ट्स के हिसाब से और वन लाइनर के हिसाब से इसको रिवाइज करते रहें। ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
और उसको हम पढ़ लेंगे, और हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, उसको हम पढ़ लेंगे बस ये चैप्टर यहाँ पर, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया, वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो इसकी पहली हेडिंग है वो है डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी डिमांड कैसे आई, या किस किस कौन कौन ऐसे लोग थे जो इस कॉन्सेप्ट को लाए कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इट वॉज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। ये जो हमारे इंडिया में जो सबसे पहले कि ये हमारे देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये जो आइडिया था वो सबसे पहले एम एन रॉय, जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट था इंडिया में, उसके एक पायनियर थे, उसके काफ़ी एक दिग्गज नेता थे एम एन रॉय, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट पहली बार लाया गया। उन्होंने 1934 में इस आइडिया को वो लाए कि हमारे देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। ये एम एन रॉय थे, ये इंडिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था और ये उसके लीडर थे। ठीक है, in 1935, the Indian National Congress (INC) for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. 1934 में तो एम एन रॉय लाए थे इस आइडिया को, उन्होंने आइडिया दिया इस चीज़ को कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो उसने पहली बार ऑफिशियली इस चीज़ की डिमांड रखी कि हमारे देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। ठीक है, उसके बाद in 1938 जवाहरलाल नेहरू on behalf the Indian National Congress declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। उसके बाद क्या हुआ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर यह डिक्लेयर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारे फ्री इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो किसी भी आउटसाइडर इंटरफेरेंस के बिना बनना चाहिए, विदाउट एनी आउटसाइडर इंटरफेरेंस। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो इलेक्ट की जाएगी अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। स्टूडेंट्स, जो अडल्ट फ्रेंचाइज होता है उसका मतलब ये है कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी 18 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है वो सभी वोट कर सकते हैं, उन सबको वोटिंग राइट है, और उनका वोट जो होगा सबकी जो होगी इक्वल वैल्यू होगी। मीन्स एक वोट अगर एक पर्सन वोट करता है तो वो एक काउंट किया जाएगा। ठीक है, और हर किसी का इंडिविजुअल वोट काउंट करेगा और हर वोट की इक्वल वैल्यू होगी, ये इसमें कहा गया। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया कि इसमें ये कहा कि जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया लाया था हमारे देश में 1934 में, वो कौन था, वो थे एम एन रॉय, जो इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसके क्या थे, पायनियर थे, उसके जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता था, ये एम एन रॉय थे। ठीक है, और 1935 में इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रख दी कि भैया हमारे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, और वो कैसे होना चाहिए, उसमें किसी भी जो है आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आउटसाइडर का मतलब है कि उसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग अपना इंडिपेंडेंटली बनाएंगे और हम अपना अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस में इलेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इसमें ये कहा गया। The demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940। इसमें ये कहा गया है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज़ को, इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। तो उसके लिए ये जो कहलाया, जो उन्होंने एक एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने एक ऑफ़र भेजा, इसको बोला अगस्त ऑफ़र ऑफ 1940, इसको उन्होंने नाम दिया अगस्त ऑफ़र ऑफ 1940। ठीक है,
इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, 1942 में जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, जो कि कैबिनेट के एक मेंबर थे, वो इंडिया आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ, और उन्होंने कहा कि ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, अडॉप्ट कराएंगे आपको एक आपका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कब? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उस टाइम पे आप देख रहे हैं कि ये जो टाइम चल रहा है 1942, उस टाइम पे बोला था, तो ये जो था 1939 से लेकर 1945 तक, ये क्या था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा था। इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा क्रिप्स मिशन के अंतर्गत कि हम आपकी मांगों को मानते हैं, हाँ हम आपकी डिमांड को मानते हैं, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाए उसके बाद, ठीक है। लेकिन अब आगे इसको पढ़ते हैं। द क्रिप्स प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग, जो क्रिप्स प्रपोजल है उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इंटू टू ऑटोनॉमस स्टेट्स, जो कि चाहती थी इंडिया को डिवाइड करना टू ऑटोनॉमस स्टेट्स में, ठीक है। मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया क्या हो, टू ऑटोनॉमस स्टेट्स में डिवाइड हो जाए विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज, जिसकी कि अपनी अलग अलग दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज हो। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग थी वो ये चाहती थी कि इंडिया डिवाइड हो जाए दो ऑटोनॉमस स्टेट्स में, इंडिया और पाकिस्तान में। फिर इंडिया अलग बनेगा, पाकिस्तान अलग होगा, तो इंडिया की अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी और पाकिस्तान की अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, ठीक है। उसके बाद फाइनली ये कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन है उसको इंडिया भेजा गया। जो कैबिनेट मिशन है वो जो इंडिया आई थी वो आई थी 24 मार्च 1946 को। और जो कैबिनेट मिशन है, इसमें जो कैबिनेट मिशन है ये इसमें 3 मेंबर थे, 3 मेंबर से मिलकर ये बनी थी। इसमें जो पहले मेंबर थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे मेंबर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड तीसरे मेंबर थे A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। और ये इंडिया पहुंचते हैं 24 मार्च 1946 को, और ये अपने जो प्लान को, कैबिनेट मिशन प्लान को पब्लिश करेंगे 16 मई 1946 को। उसके बाद आगे देखते हैं। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज, ठीक है। तो जो ये कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 में, तो इसने क्या किया कि जो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमारी दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनाई जाएं, उन्होंने इस चीज़ को तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। It put forth a scheme for the Constituent Assembly which more or less satisfied by the Muslim League. इन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लाया कि जिससे मुस्लिम लीग थोड़ा असंतुष्ट रही, ठीक है। थोड़ा बहुत वो संतुष्ट थी और थोड़ा बहुत नहीं भी थी। क्यों? बिकॉज ऐसा था कि वैसे भी मुस्लिम लीग तो ये चाहती थी कि हमारा देश जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड तो होना ही था। लेकिन हाँ ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये बोला गया कैबिनेट मिशन में कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो सिर्फ एक ही बनेगी इंडिया में, और वैसे भी डिवाइडेशन के बाद पाकिस्तान की अलग से ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। तो ये थी हमारी पहली हेडिंग इस चैप्टर की, जिसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को हमारी इंडिया में कौन कौन लाए थे, इसमें बेसिक रोल किसका था। तो हमने देखा सबसे पहले किसका रोल था, 1934 में एम एन रॉय लाए थे, जो कि इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। फिर उनकी नहीं सुनी गई, लेकिन क्या हुआ, उसके एक साल बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उन्होंने ऑफिशियली इस चीज़ की डिमांड रखी कि भैया हम अपनी देश की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, ठीक है, और हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, ठीक है। तो फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस होगा, उसमें किसी भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मीन्स कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट करेंगे उसका जो मेन बेसिस होगा वो होगा अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। फिर हमने देखा कि अगस्त ऑफर आता है, मतलब जब हमने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी
उसने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस चीज़ को कहा जाता है अगस्त ऑफर ऑफ 1940। उसके बाद 1942 में फिर वहाँ से ब्रिटेन से फिर 3 लोगों की एक कमेटी आती है जो कि कहलाती है कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन आती है। पहले क्रिप्स मिशन आता है, स्टेफोर्ड क्रिप्स आते हैं। ठीक है, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन आती है जिसमें 3 लोग होते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था, इसमें एक बार इस पॉइंट को रिमाइंड कर लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन थी वो 3 मेंबर से मिलकर बनी हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन कितने लोगों से मिलकर बनी थी और कौन कौन लोग उसमें इंक्लूडेड थे। तो इसके जो मेंबर थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, और ये इंडिया में कब आए थे? 24 मार्च 1946 को आए थे। और जो कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान पब्लिश किया था वो किया था 16 मई 1946 को। लेकिन जो क्रिप्स मिशन आया था वो 1942 में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ये जो क्रिप्स मिशन आया था वो 1942 में, ये पहले आया था। और बाद में कौन आया? कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, चलिए अब इसको आगे करते हैं। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चैप्टर की दूसरी मेजर हेडिंग है। The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan। जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो नवंबर 1946 में बनती है, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान जो हमारा अभी हमने पढ़ा कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 24 नवंबर 1946 को, जो 3 मेंबर्स की कमेटी होती है वो आती है, जिसमें कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होते हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं एंड एवी अलेक्जेंडर होते हैं। तो उनके बेसिस पर ही ये बनती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आप देखते हैं द फीचर्स ऑफ द स्कीम्स वर, इसके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, इसके क्या क्या फीचर्स थे। नंबर 1, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें टोटल 389 सीट्स थी। ऑफ दीज 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। इसमें से जो 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, और 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। लेकिन आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, जो 296 सीट्स थी जो कि ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, उसमें से 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces। उसमें से जो 292 मेंबर्स थे वो लिए गए थे 11 गवर्नर की प्रोविंसेस से। ठीक है, वो जो 11 गवर्नर की प्रोविंसेस थी वो थी मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बंगाल एंड असम। ये सब जो प्रोविंसेस थे वो ये 11 प्रोविंसेस, जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, ये इसमें यहाँ से लिए गए थे। ठीक है, एंड फोर फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी वो कौन कौन सी थी? वो थी दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि इसमें बेसिकली ये नंबर्स हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि हमको चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ माइंड में होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते हुए चलें। ये है, तो हमने बस यही पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? टोटल सीटें थी 389। इसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को दी गई, और 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। लेकिन जो 296 सीट्स जो कि हमने ब्रिटिश इंडिया को दी हैं, उसमें से ब्रिटिश इंडिया को अलॉट हैं, उसमें से 292 मेंबर्स जो हैं वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस। वो कहाँ से आए थे? 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आए थे, जो कि 11 गवर्नर प्रोविंसेस का मैंने अभी आपको नाम बताया। वो कौन कौन सी थी? वो थी मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल एंड आसाम, यहाँ से लिए गए थे। और कहा गया है कि जो बाकी बची 4 थी वो 4 फ्रॉम द
4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जो चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस थी उनमें कौन कौन आती थी, उनमें आता था दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है, 1 फ्रॉम ईच, इनमें से इन प्रत्येक में से एक, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन proportion to their respective population. Roughly 1 seat was to be allotted for every million people. इसमें ये कहा गया है कि जो कि ईच प्रोविंस था और जो प्रिंसली स्टेट्स और या फिर जो भी छोटे स्टेट्स थे, जैसे मान लीजिए कोई भी छोटे स्टेट्स हों तो उनके ग्रुप को बोला गया है, उनके ग्रुप का स्टेट्स, तो इन सबको प्रपोर्शन में मतलब कि इनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। इसमें मेनली ये कहा गया इस पॉइंट में कि जो 10 लाख लोग होंगे अगर किसी भी प्रोविंस में, तो वहाँ पर एक सीट होगी, ठीक है, यानी 1 फॉर एवरी। बस इसमें पूरा सेकंड पॉइंट का सिर्फ यही इसका क्रक्स निकल के आएगा कि जो कि एवरी मिलियन पॉपुलेशन है उसके लिए एक सीट होगी, ठीक है। 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पीपल, यानी 10 लाख पॉपुलेशन जहाँ की होगी वहाँ पर एक सीट होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, सीट्स allocated to each British provinces were to be divided among the 3 principal communities. इसमें कहा है कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ पर जो सीट्स का एलोकेशन था, जो सीट्स का बंटवारा था, वो ऐसे डिवाइड किया गया था, किसमें 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया था, किस में, मुस्लिम में, सिख में और जनरल्स में। तो जनरल में कौन आए कि ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख, जो भी मुस्लिम और सिख को छोड़कर, जैसे जैन, पारसीज, बौद्ध, ये सब जनरल में आ गए, ठीक है, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और पॉपुलेशन का बेसिस क्या था ईच प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट का, यही कि 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, the representatives of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote. इसमें ये कहा गया है कि जो भी प्रत्येक कम्युनिटी होगी उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो वहाँ की भी जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन लोगों के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाएगा, किस बेसिस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर उनको नियुक्ति किया जाएगा। कहाँ से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से वो लोग चुन के आएंगे, ठीक है। और लेकिन उनका बेसिस क्या होगा, उनका बेसिस होगा बाय proportional representation by means of single transferable vote, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको बोला गया कि वो जिसको भी वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, या कहा गया कि जो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा प्रिंसली स्टेट की तरफ से कि जिन लोगों को प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स जो हैं नॉमिनेट करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स मीन्स प्रिंसली स्टेट्स के जो भी राजा लोग हैं, जो भी किंग हैं, वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे अपनी तरफ से वही हो जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधि, ठीक है। लेकिन वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाने चाहिए, वो किए जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा, प्रिंसली स्टेट्स के राजा के द्वारा, ठीक है। It is thus clear that the Constituent Assembly was to be a purely elected and partly nominated body. इसमें ये कहा गया है कि इसीलिए यह बात यहाँ से स्पष्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वह एक पार्टली इलेक्टेड, मतलब थोड़ा तो इलेक्टेड बॉडी की तरह थी, और एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। देखिए जैसे कि अब यहाँ पे कहा गया कि हमने अभी पॉइंट नंबर 4 में ये पढ़ा कि जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे कम्युनिटी से, ठीक है, वो कैसे
ईच कम्युनिटी से आते थे, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग के थ्रू जो कि होता था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता था और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था, उसके थ्रू आते थे। और इसीलिए ऐसा लगेगा कि हाँ, ये थोड़ा सा पार्टली इलेक्टेड है। और जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट कि जहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स में क्या बोला गया था कि जो हेड्स होंगे, जो अपनी तरफ से जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करेंगे वही उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। मतलब जिस भी व्यक्ति को एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो नॉमिनेट करेंगे वही उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, इसीलिए इसको कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है, मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies। यही बोला गया है कि जो जो काफ़ी जो members थे उन लोगों को indirectly elect किया गया था provincial assembly से। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली से, वही कि प्रोविंशियल असेंबलीज में क्या किया जाता था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, वहाँ पर के उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से उनको इलेक्ट कर लिया जाता था। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली किया जाता था। इस पॉइंट में इन्होंने बोला है कि हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइज, और वो थोड़े बहुत क्या है लिमिटेड फ्रेंचाइज पर इलेक्ट भी होते थे। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने ऐसे समझाया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। इनमें ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जो 296 सीट्स थी जो कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को दी गई थी, वहाँ पर जो इलेक्शंस हुए थे वो इलेक्शंस हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में, वहाँ पर इलेक्शंस हो गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वोन, इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी उसको वो 208 सीट्स उसको मिली थी, 208 सीट्स उसको मिली थी और वो जीत गई थी। और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट जो थे और जो छोटे ग्रुप थे और जो स्वतंत्र ग्रुप से अलग से उनको मिले थे 15 सीट्स मिली थी। ठीक है, हाउएवर द 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स, जबकि जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स को However, the 93 seats allotted to the princely state were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। लेकिन इसमें ये कहा गया है 93 सीट्स जो कि अलॉटेड थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए वो फिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने सोचा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर ही रहेंगे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में वो आए ही नहीं, तो वो इंक्लूड ही नहीं हुए। ठीक है, तो सारी की सारी सीटें उनकी जो 93 सीट्स हैं वो ऐसी की ऐसी ही रही। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि however the 93 seats allotted to the princely states were not filled as they decided to stay away from the constituent assemblies। ठीक है, एक्चुअली वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो चाहते थे कि हमारे पास तो अपनी ऑटोनॉमस पावर है ही कि हम अपने स्टेट्स को आराम से, या जो भी हमारा जो भी राजे रजवाड़े हैं जहाँ पर भी हमारा जो शासन है वो चलता है, अगर हम यहाँ बाहर आए या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कोई अपना रोल किया तो हमारी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने इससे दूरी बना कर रखी। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, although the constituent assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the assembly, इसमें ये कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं की गई थी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पीपल ऑफ इंडिया यानी इंडिया के लोगों के द्वारा उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था, वो बनाई गई थी। द असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो था उसमें
जो इंडियन सोसाइटी के जो भी सभी सेक्शन थे उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, ठीक है। उसमें कहा गया है कि उसमें कौन कौन लोग थे, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज, इंक्लूडिंग वोमेन ऑफ ऑल दीज सेक्शंस, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि वो आई थी सिंगल, हमने अभी देखा था ना कि ये जो थी कि ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से उन लोगों को चुन लिया जाता था, उन लोगों को इलेक्ट कर लिया जाता था। किस बेसिस पर? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पर उनको इलेक्ट किया जाता था इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये डायरेक्टली तो पीपल के द्वारा, इंडिया के लोगों के द्वारा जो है इलेक्ट नहीं किए गए थे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया गया था। क्योंकि ये कहाँ से आते थे? ये आए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव कम्युनिटीज़ थी, वहाँ से ये चुनकर आए थे, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली उसको हम बोलेंगे। तो हमने इसमें पढ़ लिया था कि जो ये, और ये इसके बारे में ये कहा गया था कि जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसमें जो है इंडियन सोसाइटी के सभी सेक्शन को, सभी लोगों को इंक्लूड किया गया है, सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। हिंदूज़ को दिया गया है, मुस्लिम्स हैं इसमें, सिख हैं इसमें, पारसीज़ हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, इंडियन क्रिश्चियंस हैं, एससीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, इंक्लूडिंग वोमेन ऑफ ऑल दीज सेक्शंस, और इन सभी सेक्शंस की वोमेंस भी हैं, सभी हैं इसमें। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें उस टाइम की सभी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी इंडिया की इंक्लूडेड, लेकिन इसमें सिर्फ एक महान व्यक्तित्व को छोड़कर, जो कि थे महात्मा गांधी। इसमें इन्होंने ये बताया है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं थे। एक्चुअली महात्मा गांधी का ये कॉन्सेप्ट था कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारा देश बस आज़ाद हो जाए। उनका ये कहना था, अगर उनकी बात मानी जाए तो उन्हें ये लगता था, उनका ये विचार था कि हमने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई है, वो हमने बनाई थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, बस वो इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहते थे ट्रू सेंस में। तो उन्होंने कहा कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, उनको एक्चुअली सत्ता से कोई मोह नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बस अपना इंडिया अगर इंडिपेंडेंस हो जाए तो उसके बाद जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको भी डिज़ोल्व कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अब काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि वो सरकार को चलाएं और अपनी जो भी उनकी डिज़ायर्स थी उनको कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कैसे अपना काम स्टार्ट किया और इसमें कौन कौन लोग थे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो ये पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम लीग इसमें उपस्थित नहीं थी, उसने इस मीटिंग को बाइकआउट किया था एंड इंसिस्टेड ऑन ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और वह इसी बात पर अड़ी हुई थी कि उसको सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान दिया जाए, ठीक है। The meeting was thus attended by only 211 members। जो पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को, उसको only 211 मेंबर्स के द्वारा अटेंड किया गया, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वॉज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उस टाइम पे क्या था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। इसमें ये लिखा है कि फॉलोइंग जो फ्रेंच प्रैक्टिस होती है उसको फॉलो करते हुए। एक्चुअली फ्रेंच प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर ये है कि फ्रेंच प्रैक्टिस में ये होता है कि जो भी सबसे ओल्डेस्ट होते हैं, ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं, उसको हेड बना दिया जाता है या उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है किसी भी कमेटी का, ठीक है।
जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसीलिए उनको एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उसके बाद क्या हुआ, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सिमिलरली बोथ एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और इसी तरीके से जो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे, इन दोनों को इलेक्ट किया गया एज ए वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो किसको इलेक्ट किया गया, वो किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो कौन थे, वो दो थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, लेकिन 9 दिसंबर की जब मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 1946 को, तो उस दिन जो थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। मेनी के लिए कहा गया है कि सिमिलरली बोथ एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द असेंबली। इन अदर वर्ड्स द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। ठीक है, ये जो है 2 वाइस प्रेसिडेंट हो गए, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इलेक्ट किए गए इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट। तो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन लाया था। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अभी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाए थे जवाहरलाल नेहरू, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको क्या बनाया जाता है, हमारे देश का जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल बना दिया जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। Objective resolution. On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो एक ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो लाए। ठीक है, It laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. इन्होंने ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, इसने क्या किया, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स था इसके लिए एक फंडामेंटल था, और ये एक इसकी फिलोसफी की तरह था। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। इट रीड मीन्स के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या था, इसको हम फर्दर रीड करेंगे। दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस ए कॉन्स्टिट्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा गया था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये डिक्लेयर करती है इस चीज़ को कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन और एक रिपब्लिक कंट्री है जो कि अपनी फ्यूचर गवर्नेंस के लिए एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही है, उसको ड्रॉ कर रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। वेयर इन द टेरिटरीज that now comprise British India, the territories that now form the Indian states, and such other parts of India as are outside India, and the states as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all. देखिए जो ये सेकंड पॉइंट है इसमें ये कहा गया है कि वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, जितनी भी टेरिटरीज हैं जो कि अभी ब्रिटिश इंडिया में हैं, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स, जो भी टेरिटरीज जो हैं जो अब इंडियन स्टेट्स को बनाएंगी, एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज आर आउटसाइड इंडिया, या कोई भी इंडिया का कोई भी अदर पार्ट ऑफ इंडिया जो कि इंडिया से बाहर हो, एंड द स्टेट्स एज वेल एज अदर टेरिटरीज एज आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया, या फिर कोई भी ऐसे स्टेट
या फिर कोई भी अदर टेरिटरीज जो कि ऐसी विल रखते हों, ऐसी इच्छा रखते हों कि वो हमारे इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट होना चाहते हों या इंडिया में आना चाहते हों, इंडिया में मिलना चाहते हों, तो इन सब इस टाइप के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं, सबको मिलाकर ये बनेगा हमारा यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि जो हमारी इंडियन टेरिटरी होगी वो होगी यूनियन ऑफ देम ऑल। ठीक है, इस जो ये सेकंड पॉइंट है इसमें यही समझाया गया है। थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा और देख लीजिए। इसमें यही ले है कि वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, मतलब अभी तक जितनी भी टेरिटरीज हैं जो ब्रिटिश इंडिया में पहले से आती हैं, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स, या फिर ऐसी टेरिटरीज या फिर ऐसे क्षेत्र, ठीक है, या फिर ऐसा क्षेत्रफल जो कि अब इंडियन स्टेट्स में आया हो, एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज आर आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई ऐसा पार्ट जो इंडिया से बाहर हो, ठीक है, लेकिन इंडिया और एंड द स्टेट्स एज वेल एज द अदर टेरिटरी एज आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया, या फिर कोई भी अदर टेरिटरी जो कि इंडिया में शामिल होने की इच्छा रखती हो, तो वो सब मिला के हमारा एक इंडियन टेरिटरी कहलाएगा। उन सब के यूनियन को हम इंडियन टेरिटरी कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एज ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। एक्चुअली देखिए, ये तो पता ही होना था, ये इसीलिए ऐसा कहा गया है इतना सब टेरिटरीज का कि आउटसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया, इसलिए कहा गया है क्योंकि अब ये चीज़ पता चल गया था, डेफिनेट थी कि मुस्लिम लीग ने कह दिया था कि हमें तो अलग देश पाकिस्तान चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो इस टाइम पे ये नहीं पता लग रहा था कि कौन सा पार्ट इंडिया में रहेगा और कौन सा पार्ट इंडिया से जाएगा। ये स्पेशली पाकिस्तान के कुछ पार्ट के लिए, या फिर हो सकता है प्रिंसली स्टेट्स के लिए कहा गया हो कि भाई कि हो सकता है वो अगर वो इंडिया में आना चाहें तो उन सबको मिला के बनाया जाएगा, या फिर जो पार्ट चला जाएगा तो वो तो ठीक ही है, वो तो अदर देन इंडिया हो गया। तो इसीलिए इस बात को इतना थोड़ा घुमा फिरा कर ऐसे कहा गया है क्योंकि क्लियर नहीं था उस टाइम पे, और इंडिया अपना इंडिपेंडेंस होने वाला था और सबको पता था कि इंडिया और पाकिस्तान ने तो अब सेपरेट होना ही है। तो ये टेरिटरीज़ के बारे में थोड़ा इन्होंने इस टाइप से लिखा है, लेकिन यही कहा है कि लास्ट में जो भी बचेगा उन सब का यूनियन जो होगा वो इंडिया होगा, पाकिस्तान के एरियाज़ को छोड़कर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें सिर्फ इस चैप्टर में मुझे लगता है ये सिर्फ दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ही थोड़ा सा ऐसा है कि इसकी थोड़ी सी जो लीगल लैंग्वेज है तो इसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। बाकी ये चैप्टर आप इजीली आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। वेयर इन द सेट टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers and exercise all powers and functions of government and administration save and accept such powers and functions as are vested in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefrom। ये है, बस ये है, थोड़ा लंबा है, काफ़ी लेंदी है, लेकिन इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू। उसमें ये कहा गया है कि वेयर इन द सेट टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और विद सच अदर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। ये कहा गया है कि जो भी टेरिटरीज हैं, जो भी वेयर इन द जो भी अगर कोई टेरिटरीज है और उसकी जो भी अपनी प्रेजेंट बाउंड्रीज हैं और विद सच अदर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द, वो सभी बाउंड्रीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज के द्वारा ही डिसाइड की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद लिखा एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ होगा, जो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अकॉर्डिंग ही शेल पजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट। जो भी वो यूनिट होगी, जो भी वो स्टेट होगा या जो भी वो प्रोविंस होगा, उसको उसके स्टेटस को जो है ऑटोनॉमस एज ए ऑटोनॉमस यूनिट उसको जो है कुछ राइट्स दिए जाएंगी, कुछ पावर्स दी जाएंगी। ठीक है,
together with residuary powers and exercise all powers and functions of government and administration save। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी टेरिटरी आती है तो पहले उसकी बाउंड्री जो भी उसकी प्रेजेंट बाउंड्रीज हैं उन सब का और वो सब चीज़ें जो है डिटरमाइन की जाएंगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ के द्वारा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग, और उसको कुछ पावर्स दी जाएंगी और उसको सेव किया जाएगा, उसको एज ए ऑटोनॉमस यूनिट ट्रीट किया जाएगा, उसको कुछ फंक्शंस भी दिए जाएंगे और वह आराम से अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एंड एक्सेप्ट सच पावर्स एंड फंक्शंस एज आर वेस्टेड इन और assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefore। उनने कहा कि जो भी ये स्टेट बनाएंगे या प्रोविंस बनाएंगे या जो भी ये यूनिट बनाएंगे फिर जो होगी उसको अपनी ऑटोनॉमस पावर्स तो दी जाएंगी, लेकिन उसका जो कोई भी जुरिस्डिक्शन है उसको जो भी हम पावर देंगे वो सेंट्रल या यूनियन की पावर से इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि हम यूनियन को ही सर्वोपरि मानेंगे, उसका इंटरफेरेंस जो होना चाहिए वो यूनियन की पावर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट में मेनली ये समझाया गया था कि हाँ ठीक है, अगर कोई टेरिटरी आती है तो उसकी बाउंड्री को पहले फिक्स किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसके लिए रूल बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो भी उसके लिए लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी सही होगा उसको कुछ उसके फंक्शंस देगी, ऑटोनॉमस पावर्स देगी, लेकिन उसका जो भी जुरिस्डिक्शन है उसकी जो पावर है वो जो है कभी भी उसको इंटरफेयर नहीं करेंगी, यूनियन की पावर से कभी भी इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बस ये इस पॉइंट में समझाया गया है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी जितनी भी पावर है, सारी पावर्स, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो भी अथॉरिटी है, जो हमारा सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया है और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स हैं और जो इसके ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उन सबको जो पावर मिलती हैं वो और जो अथॉरिटी मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, सब डिराइव्ड हैं फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ये सब कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से आती हैं, ये इसका जो सोर्स है वो कौन है, वो है पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के लोग, ये कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। इसमें ये कहा गया है, वेयर इन शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसमें इस चीज़ को हमारे जितने भी इंडिया के ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, जितने इंडिया के सभी लोगों के लिए इस चीज़ को गारंटीड किया गया है और सिक्योर्ड किया गया है कि इंडिया के सभी लोगों को जस्टिस मिलेगा, उनको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है इक्वलिटी मिलेगी। ठीक है, इंडिया जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको, इनमें से काफ़ी वर्ड्स जो हैं आपको प्रीएम्बल में भी दिखाई देंगे। ठीक है, ये कहा गया है कि जो भी हमारे इंडिया के लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ें सिक्योर कराई जाएंगी, उनको जस्टिस मिलेगा। कैसा जस्टिस हमें मिला है, पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, कैसा जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि सभी को अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, उसके बाद है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, और सभी लोगों के पास क्या होगी, अपॉर्चुनिटी जो होगी सेम अपॉर्चुनिटी होगी और लॉ के सामने हर कोई इक्वल होगा। फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, विचार करने की जो है, थॉट की जो है विचारों की स्वतंत्रता होगी। एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन मीन्स खुद को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन की। बिलीफ,
faith, worship, vocation, association की and action subjects to law and public morality। ठीक है, ये सब कहा गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि इन चीज़ को गारंटीड किया जाएगा और इनको सिक्योर किया जाएगा ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सब इंडिया के सभी लोगों के लिए। .6 पढ़ते हैं, वेयर इन एडुकेट सेफ गार्ड्स सेल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें ये कहा गया कि जो भी एडुकेट सेफ गार्ड्स लिए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस को, ट्राइबल एरियाज़ को, डिप्रेस्ड क्लासेस को और जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, हर किसी के लिए जो है सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब उनको भी आगे बढ़ने के जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और उनके लिए भी काफ़ी प्रोटेक्शन किया जाएगा कि वो भी आगे बढ़ सके और उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा और उनके भी डेवलपमेंट के लिए काम किए जाएंगे। ठीक है, point number 7, whereby shall be maintained the integrity of the territory of the whereby shall be maintained the integrity of the territory of the republic and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and the law of सिविलाइज्ड नेशन। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा इंडिया है उसकी जो इंटीग्रिटी है, टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स, जो इसका एक अपना खुद का जो इंडिपेंडेंट राइट है लैंड पर, सी पर और एयर पर, अकॉर्डिंग टू द जस्टिस, जो कि जस्टिस है न्याय के अकॉर्डिंग, एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, जो कि सिविलाइज्ड नेशन के लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग जो इनकी जो इंडिया की जो इंटीग्रिटी है वो अपनी टेरिटरी में बनी रहेगी एज ए रिपब्लिक। और सोवरेन इसके राइट्स होंगे लैंड पर, सी पर और एयर पर, जिससे कि सबको जस्टिस मिले और एक सिविलाइज्ड नेशन की तरह इसके अपने लॉज होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। This ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind। इसमें यही कहा गया है कि जो इंडिया है इसको बोला गया है कि एक एंशियंट लैंड है जो कि अटेन्स करता है इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस, एक राइटफुल और अधिकारपूर्ण और एक ऑनर्ड, एक सम्मानजनक स्थान है जो इंडिया का इस विश्व में, और जो क्या करता है विच मेक्स इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन, जो बनाता है इसकी जो इच्छा है कि जो वर्ल्ड पीस रहे और इसमें रहे वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, मतलब सबकी जो मनुष्य हैं, जो सभी मनुष्य हैं उनकी भलाई का जो है, मानव कल्याण का और विश्व में शांति स्थापित हो, इस चीज़ का प्रमोशन अपना इंडिया करता आया है। ये इच्छा रखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस इंडिया के बारे में ऐसा कहा गया है। ठीक है, कि जो हमारा एंशियंट इंडिया है वो क्या है, वो उसके पास अपने राइटफुल और वो पूरे वर्ल्ड में जो क्या है एक अधिकारपूर्ण है, एक सम्मानित प्लेस है वर्ल्ड में। ठीक है, ऐसे, और वो क्या करता है, उसका कंट्रीब्यूशन किस में है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो इंडिया है जो वर्ल्ड पीस को बनाने में, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में, शांति को बढ़ावा देने में और लोगों की भलाई करने के लिए हमारा जो एंशियंट लैंड है, इंडिया को बोला गया है बहुत प्राचीन देश है, वो इसकी भूमिका रही है। ठीक है, उसके बाद है दिस रेजोल्यूशन वॉज अनैनिमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनवरी 22, 1947। इसमें ये बताया गया है कि जो ये रेजोल्यूशन था ये बिना किसी विरोध के अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। इट इन्फ्लुएंस्ड द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। इसने कहा है कि इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग, इसने क्या किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था डिफरेंट स्टेजेस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है शेपिंग को, इसको चेंज किया, इसको विभिन्न आयाम इसने प्रदान किया। ठीक है, इसको विभिन्न रूप इसने प्रदान किए, इसमें काफ़ी ये सुधार लाया। इट्स मॉडिफाइड वर्जन
फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। यही कहा गया है कि जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, यही हमारा जो आज का जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मॉडिफाइड वर्जन, इसमें थोड़े बहुत सुधार करके इसको हमारा प्रियम्बल बना दिया गया। ठीक है, तो जो आज हमारा प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, वो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमने इतने 8 पॉइंट्स में पढ़ा, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, जिसको भी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। तो ये इम्पोर्टेंट था, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही प्रियम्बल बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और आज आप देखते ही हैं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा प्रियम्बल है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, कि जो हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो हमने पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसी के बारे में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रेस्पेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए थे उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। The representatives of the princely states who had stayed away from the constituent assembly gradually joined it। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो कि पहले तक, अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहते थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन लोगों ने जो आते नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अटेंड नहीं करते थे, उन लोगों ने अब धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली जॉइंड इन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, On April 28, 1947, representatives of the 6 states were part of the assembly। कह रहे हैं कि जो 28 अप्रैल 1947 को जो 6 स्टेट्स थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उसके असेंबली के पार्ट बने। तो जो इसमें कहा गया है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स थे, दीज इंक्लूड्स बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा एंड उदयपुर, ये स्टेट्स थे। ठीक है, ये जो बोला है, ऑन अप्रैल 28, 1947 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 6 स्टेट्स वर पार्ट ऑफ द असेंबली, यानी प्रिंसली स्टेट्स हैं ये सारे, कि इन्होंने क्या किया, पार्ट लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये उसके पार्ट बन गए, अब उसमें इंक्लूड हो गए। ये 6 स्टेट्स कौन कौन से थे, ये थे हमारे बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा और उदयपुर। उसके बाद पढ़ते हैं, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947। ठीक है, जो ये माउंटबेटन प्लान आया था जून 3, 1947 को, उसकी एक्सेप्टेंस के बाद फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, उसमें ये कहा गया था कि जब अब इंडिया और पाकिस्तान 2 सेपरेट डोमिनियन में डिवाइड कर दिया जाएगा, इसका पार्टीशन कर दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स took their seats in the assemblies। तो अब क्या हुआ था कि काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स थे, अब उन लोगों ने असेंबली में आना स्टार्ट कर दिया था और अपनी सीट्स लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली। अब मुस्लिम लीग भी इस बात पे राजी हो गई थी, क्योंकि अब माउंटबेटन प्लान आ गया था, तो इन्हें पता था कि अब पाकिस्तान तो अलग मिलना ही मिलना है। तो अब इन्होंने भी, मुस्लिम लीग ने भी असेंबली में आना स्टार्ट कर दिया। पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ये लोग बाहर थे, प्रिंसली स्टेट भी बाहर था और मुस्लिम लीग भी बाहर थी, क्योंकि पहली जो मीटिंग थी, हमने पढ़ा था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग ने टोटली बाइकआउट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग को। लेकिन ये अब आ जाती है, क्यों आती है, क्योंकि अब इसे पता चल गया है कि जो अब इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इसकी मांग थी, बेसिकली इसकी डिमांड थी कि भैया हमें तो अलग से, मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि हमें तो अलग से पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने भी आना स्टार्ट किया। द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी असेंबली में आना स्टार्ट किया।
The Indian Independence Act of 1947 made the following three changes in the position of the assembly. इन्होंने कहा है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, उन्होंने स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें तीन चेंजेस किए थे। ठीक है, इसकी पोजीशन में तीन मेन चेंजेस किए थे। इसमें देखते हैं पहला चेंज क्या था। पॉइंट नंबर 1, द असेंबली वॉज मेड ए फुली सोवरेन बॉडी। अब क्या था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमारी, वो बन गई थी फुली सोवरेन बॉडी। मीन्स कि अब वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थी, उसके ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पावर का फोर्स नहीं था, और वह अपने फैसले लेने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने लॉज बनाने के लिए इंडिपेंडेंट थी पूरी तरीके से। ठीक है, विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। यही बात इन्होंने कही है कि द असेंबली वॉज मेड ए फुली सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, अब वह क्या थी, एक फुली सोवरेन बॉडी थी, फुली इंडिपेंडेंट बॉडी थी, जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग जैसे भी उसको अच्छा लगे उस हिसाब से फ्रेम कर सकती थी। द एक्ट empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, अब इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये पावर दे दी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एम्पावर कर दिया था कि अब वो चाहे तो किसी भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं इंडिया के रिलेशन में, चाहे तो उनको चेंज कर दे, चाहे तो उनको रिमूव कर दे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। द असेंबली ऑल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, दूसरा ये इम्पोर्टेंट चेंज हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इंडिया की, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बाद एक क्या बन गई थी, ऑल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। अब वो बन गई थी एक लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है कि अब वह लॉज को बनाने वाली बॉडी बन गई थी, अब वह अपनी अकॉर्डिंग लॉज बना सकती थी, लॉ मेकिंग बॉडी बन गई थी। इन अदर वर्ड्स, टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली। दूसरे शब्दों में जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसको दो सेपरेट फंक्शन असाइन किए गए थे। दैट इज़, जिसमें कि पहला था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और एंड इनेक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। और इंडिया के लिए जो है ऑर्डिनरी लॉज भी बना सकती थी इंडिया के लिए। पहला था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना फ्री इंडिया के लिए, और दूसरा था कि इनेक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। जो है अपनी कंट्री को चलाने के लिए जो ऑर्डिनरी लॉज थे, यानी जो सामान्य कानून थे, उनको भी बनाना। इसके दो फंक्शन थे। ठीक है, These two tasks were to be performed on separate days। जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इनकी जो ये दोनों टास्क थे, एक तो पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना अपना, और दूसरा था कि कंट्री को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए कुछ ऑर्डिनरी लॉज की भी ज़रूरत होती है, जो सामान्य नियम कानून है उनको भी बनाएगी। तो ये दो टास्क थे इसके पास। तो ये कहा गया है कि जो ये टास्क थे, दो टाइप के टास्क थे, ये परफॉर्म किए जाएंगे अलग अलग दिनों पर। These two tasks were to be performed on separate days। ठीक है, and thus the assembly became the first parliament of free India। तो इसीलिए जो ये असेंबली है, ये जो है ये फिर बनी फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। बाद में ये क्या बन गई, हमारे देश की फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, पहली संसद बन गई फ्री इंडिया की, या फिर जो हम कहते हैं फ्री इंडियन डोमिनियन या डोमिनियन लेजिस्लेचर की। ठीक है, whenever the assembly met as the constituent assembly, it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने कहा है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूंट जो कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये हमारी जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह काम करती थी, और जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो एक कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह मिलती थी। तो इसको जो चेयर करते थे, जो इसके चेयरमैन हुआ करते थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। मीन्स कि जब ये संविधान बनाती थी जिस दिन तो जिस दिन संविधान बनाने के काम से ये मिलती थी, तो इसकी जो प्रेसिडेंसी थी, जो जो इसके जो चेयरमैन थे, जो इसके हेड थे, वो कौन थे उस दिन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो मिलती थी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जिस दिन ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, मतलब कि लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स लॉ मेकिंग फर्म, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी की तरह काम करती थी। तो उस दिन इसको, जो कि जब इसको दूसरे दिन ऑर्डिनरी लॉज बनाने होते थे कंट्री को चलाने के लिए, तो उस दिन इसको चेयर्ड किया जाता था, इसकी चेयरमैनशिप की जाती थी जीवी मावलंकर के द्वारा, ठीक है। इसको जीवी मावलंकर के द्वारा किया जाता था, जो कि इसको कहा गया है लेजिस्लेटिव बॉडी। कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट एज डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑन नवंबर 17 1947 एंड इलेक्टेड जीवी मावलंकर एज इट्स स्पीकर। इसमें ये कहा गया है कि पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो जब इन्होंने डोमिनियन लेजिस्लेचर, जो कि अपने ऑर्डिनरी लॉज को बनाने के लिए जो रिप्रेजेंट हुई थी, तो वो डेट थी 17 नवंबर 1947 को। तो उस दिन जो उसका स्पीकर बनाया गया था पहली बार, वो जीवी मावलंकर को बनाया गया था, ठीक है, एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। तो आप समझ गए होंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमारी, इसके दो सेपरेट फंक्शंस कर दिए गए थे। एक दिन इसको बोला गया कि ठीक है, आप अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, और दूसरे दिन आप बनाइए साथ ही इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ न कुछ ऑर्डिनरी लॉज को भी बनाते रहिए, ठीक है। तो लेकिन जब ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी जब ऑर्डिनरी लॉज को बनाती थी, तो तब इसको चेयर कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे। और पहली बार जीवी मावलंकर ने कब किया लेजिस्लेटिव असेंबली को चेयर किया इन्होंने? 17 नवंबर 1947 को ये इलेक्ट किए गए उसमें स्पीकर के रूप में, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि दीज टू फंक्शंस कंटिन्यू टिल नवंबर 26 1949। ये जो दोनों फंक्शन थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और दूसरा ऑर्डिनरी लॉज को बनाने का, तो ये कब तक चलते रहे? कि टिल नवंबर 26 1949, नवंबर 26 1949 तक चलते रहे, जब तक कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है, बनाने का जो काम है, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब जब जिस दिन, ये देखिए जो ये डेट है 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है। तो तब तक इसका मतलब ये दोनों फंक्शन साथ साथ चलते रहे, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इसका जो लास्ट पॉइंट था, हमने देखे थे कि 3 चेंजेज आए थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से। पहला चेंजेस हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो एक फुली सोवरेन बॉडी हो गई थी। अब उसको ये इंडिपेंडेंस थी टोटली, कि वह अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसे लॉज बना सकती है, अपनी इंडिया के हित में, इंडिया के लोगों को देखते हुए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए गए जितने भी लॉज हैं उनको वो रिमूव कर सकती है, उनको वो कर्टेल कर सकती है। इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंजेस थे इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 के, कि अब यह एक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी। मींस ये जनरल लॉज को भी बना रही थी, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो बना ही रही थी, ठीक है। इसके अब 2 फंक्शन हो गए थे, और इसके लिए अलग अलग 2 हेड भी थे, 2 चेयरमैन भी यहाँ पर इलेक्ट किए गए। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह काम करती थी, ठीक है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करती थी। और दूसरे थे जीवी मावलंकर, जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी, जब ऑर्डिनरी लॉज को बनाती थी। और ये काम तब तक चलता रहा कि जब तक 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक ये दोनों फंक्शन साथ साथ चलते रहे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमने इसमें पढ़ना है कि ऐसा तीसरा क्या चेंज आया था हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर, क्या चेंज था ऐसा।
तो पढ़ते हैं। द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडिंग इन द पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया। जो भी मुस्लिम लीग, इसमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर्स थे, ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में इंक्लूड हो गए थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे जो पाकिस्तान में इंक्लूड हो गए थे? वो थे वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट का इलाका। ये सब जो एरिया थे, ये सब अब पाकिस्तान में इंक्लूड हो गए थे, ठीक है। और जो थे इन्होंने कहा कि द मुस्लिम लीग मेंबर विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया। अब ऑब्वियस है कि ये सब पाकिस्तान में इंक्लूड हो जाएंगे, ये सारे एरियाज पाकिस्तान में चले गए थे। इसमें कौन कौन से एरियाज थे एक बार दोबारा देख लीजिएगा। इसमें थे वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, और जो कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट यहाँ ये भी पाकिस्तान में चला गया था। और उसके बाद सिंध था, बलूचिस्तान था और असम में जो सिलहट था, सिलहट का एरिया था, वो भी पाकिस्तान में इंक्लूड हो गया था, ठीक है, ये कहा गया है। तो मुस्लिम लीग जो मेंबर थे उनने इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से वो लोग विड्रू हो गए, वो लोग हट गए, वहाँ से बाहर आ गए। Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 as against 389 originally fixed in 1946 under the cabinet mission plan। अब इन्होंने कहा है कि इसके साथ ही consequently means इसके साथ ही द टोटल स्ट्रेंथ कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनली जो जब हमारा कैबिनेट मिशन बना था स्टार्टिंग में 1946 में जो ओरिजिनली जो सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो 389 सीट्स थी, लेकिन अब कितनी रह गई? वो 299 सीट्स ही रह गई, ठीक है। अब जो टोटल स्ट्रेंथ थी कंपनी की, वो टोटल स्ट्रेंथ थी जो लेजिस्लेटिव जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है, वो कितनी रह गई? 299 रह गई, वो डिक्रीज़ हो गई क्योंकि जो बाकी एरियाज थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान डोमिनियन में चले गए। The strength of the Indian provinces, formerly British provinces, was reduced from 296 to 229। और जो स्ट्रेंथ थी इंडियन प्रोविंसेस के, जो कि पहले जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो भी कम हो गई, 296 से वो हो गई 229। एंड दोज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम 93 to 70। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका नंबर क्या हो गया? 93 से 70 हो गया। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन December 31st 1947 एज शोन इन टेबल 2.4 ऑफ दिस चैप्टर। देखिए इसमें ये बताया है कि अगर आपको देखना हो स्टेट वाइज मेंबरशिप की किस स्टेट से कितने मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे 31 दिसंबर 1947 को, तो इस चैप्टर के लास्ट में एक टेबल दी गई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें वो टेबल भी इंक्लूड कर दी है, मैंने पूरा चैप्टर ही इंक्लूड कर दिया है ताकि अगर आप लोग देखना चाहें तो आराम से, जिसके पास अगर 6th एडिशन ना हो तो वो भी आराम से इसको यहाँ पर देख के वीडियो में देख के आराम से पढ़ सके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये टेबल दी है, इसमें यही दिया है कि स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एज ऑन December 31st 1947, कि स्टेट वाइज उसने अलग अलग स्टेट में किस स्टेट में कितनी मेंबरशिप थी, कितने लोग थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया में, कब? 31 दिसंबर 1947 तक इन्होंने दिया। अपना इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था उस टाइम पर भी इन्होंने दिया, क्योंकि अपने इंडियन स्टेट्स हैं पाकिस्तान वाले तो जितने भी जाने होंगे वो 15 अगस्त ऑफ 1947 वो सब चले गए होंगे उस टाइम तक, ठीक है। तो ये देखिए जो प्रोविंसेस हैं इंडियन प्रोविंसेस, उसमें 229 हैं। ये इंडियन प्रोविंसेस में में आते हैं मद्रास, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ईस्ट पंजाब, बिहार, सीपी एंड बेरार, असम, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, ये सब थे, ठीक है। उसके बाद इंडियन स्टेट्स जो हैं उसमें प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अगर आप प्रिंसली स्टेट्स देखना चाहें तो ये क्या रह गए थे 93 से, ये नंबर हमने देखा था कि अपने इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनका नंबर रह गया था 70, ठीक है। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनमें कौन कौन थे, इनके भी 2-4 नाम देख लीजिए। अलवर था, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कोचीन, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कोल्हापुर, कोटा और मयूरभंज,
मैसूर, पटियाला। ये ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें, आप थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हों कि हमें जानना चाहिए कि हाँ, हमारे प्रिंसली स्टेट क्या थे, हमारा इंडियन प्रोविंसेस क्या थे, क्या ऐसे कौन-कौन से प्रोविंसेस तो हम कहते हैं, लेकिन हाँ, उन प्रोविंसेस में क्या कौन-कौन से स्टेट इंक्लूड थे भी कि नहीं थे, आज के प्रेज़ेंट स्टेट्स क्या हैं, थोड़ा-सा अगर आप इस चीज़ को जानने का थोड़ा-सा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ी-सी क्यूरोसिटी रखते हैं, तो आप देख सकते हैं, वरना आपकी इच्छा है। मैंने तो ये आपको टेबल पूरी दे दी है, ठीक है? तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ये सब जो ये 70 प्रिंसली स्टेट्स हैं जो अपने इंडियन डोमिनियन में थे लास्ट टाइम तक भी, और ये है उस टाइम पे, और जो ये इंडियन प्रोविंसेस थे 229, ये भी है, इसकी पूरी लिस्ट ली गई है। तो हम लोग अब कहाँ पर थे? तो हम लोगों ने इसको अब पढ़ लिया था। अब उसके बाद ये है अदर फंक्शन परफॉर्म्ड। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें ये कहा गया है कि देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेन दो फंक्शंस थे वो तो देख लिए कि भैया एक तो ये हमारी जो कंट्री है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, और दूसरा ये काम कर रही थी कि अब ये इसको एक लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी इसको देखा जा रहा था। मीन्स ये हमारे देश के ऑर्डिनरी लॉज को भी बनाने लगी थी, ठीक है? ऑर्डिनरी लॉज को भी ये इनेक्ट कर रही थी। तो इसी के साथ इन्होंने बताया है इसमें कि इसके अलावा, इन दो मेन फंक्शंस के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके और क्या क्या फंक्शंस थे, चलिए इसको देख लेते हैं। In addition to the making of the Constitution and enacting of ordinary laws, the Constituent Assembly also performed the फॉलोइंग फंक्शंस। इन्होंने कहा है कि इन एडिशन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ, इन एडिशन इसके साथ ही, ठीक है, एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज। एक तो क्या कर रही थी, जैसा मैंने आपको बताया कि इनके दो मेन काम थे, एक तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है? तो इसके साथ, इसके एडिशन में, इसके साथ और क्या क्या फंक्शन थे? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म्ड द फॉलोइंग फंक्शंस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कुछ और फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रही थी। चलिए देखते हैं वो फंक्शंस क्या क्या हैं। नंबर 1, it ratified the Indians it ratifies the India's membership of the Commonwealth in May 1949। इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस चीज़ को कहा मई 1949 में, इस चीज़ को रेटिफाई कर दिया कि जो इंडिया है वो कॉमनवेल्थ में रहेगी, इंडिया की जो मेंबरशिप है वो बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी, और इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में रहेगा। इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, रेटिफाई कर दिया अपना। ये कब दिया इन्होंने? इन मई 1949 को, ठीक है? इन्हें अपना कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में रहने के लिए इन्होंने अपनी परमिशन दे दी, इन्होंने इस चीज़ को रेटिफाई कर दिया। कब किया? मई 1949 में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अपना नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947, ठीक है? 22 जुलाई 1947। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो चैप्टर है वो फैक्ट्स बेसिस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन लाइनर्स किसी भी एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से इजीली बन पाएंगे, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा सा भले ही आपने पढ़ा हो, लेकिन इसको एक बार किसी भी एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी आती हो तो ज़रूर आप रिवाइज़ करके जाएँ इन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है? इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इन्होंने जो हमारा जो नेशनल फ्लैग था उसको अडॉप्ट कर लिया था जुलाई 22, 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950, ठीक है? और फोर्थ पॉइंट है, इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950। देखिए, जो नेशनल एंथम है और जो नेशनल सॉन्ग है उन दोनों को सेम डेज पर ही इन्होंने अडॉप्ट किया मतलब उस दिन से इन्होंने अपने उसमें इसको ले लिया कि हाँ, आज से ये हमारा नेशनल सॉन्ग होगा, आज से हमारा नेशनल एंथम होगा, ठीक है? तो हमारा नेशनल एंथम क्या है? ये बहुत छोटी छोटी और बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है?
नेशनल एंथम क्या है, वो है जन गण मन। ठीक है, तो ये कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को। और जो नेशनल एंथम है इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कि जो नेशनल सॉन्ग है, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ठीक है, ये जो है ये भी सेम डे, उसी दिन 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950। और इसका ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था जनवरी 24 1950 को। अब आप देखिए 24 जनवरी 1950 के यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950 यानी सेम डे पर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। और जो हमारा इसमें एक अलग जो पॉइंट बचता है हमारा, वो ये है कि जो नेशनल फ्लैग है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया वो डेट थी 22 जुलाई 1947। और जो इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया एक बार, उसके लिए हामी भर दी। वो कब किया था, वो किया था मई 1949 को उन्होंने रेटिफाई कर दिया था इस चीज़ को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years 11 months and 18 days। इसमें ये कहा गया है इन ऑल कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके टोटल 11 सेशंस हुए थे, कितने टाइम पे, 2 years 11 months and 18 days। इसको बनने में, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना टाइम लगा था। और इस टाइम पीरियड में इसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशंस हुए थे। ठीक है, the constitution makers had gone through the constitutions of about 60 countries। इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे हमारे देश के, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो वो उस प्रोसेस के दौरान उन्होंने 60 कंट्रीज, 60 देशों की कंट्रीज, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा। उन्होंने अलग अलग देशों से अलग अलग प्रोविज़न जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की सिचुएशन पर बेस्ट बैठे, उस कॉन्सेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। ठीक है, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि रैंसैकिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे कहा भी था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है, जो दुनिया भर के जो जो प्रमुख कंट्रीज है या जो भी कंट्रीज है वहाँ से जो बेस्ट कॉन्सेप्ट आए हैं, जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस के कॉन्सेप्ट आए, उनको सब उनको लेकर हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। उसमें से जो जो अच्छी चीज़ें थी और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे टेरिटरीज़ के अकॉर्डिंग, हमारे लोगों के अकॉर्डिंग जो फिट बैठा, उन्होंने फिर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रहण किया है। तो उस टाइप से कहा गया है। एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। उन्होंने कहा है कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनने में 114 दिन लगे थे, 114 डेज उसको इतना टाइम लगा था, इतने दिनों का। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू 64 लाख रुपीज़। इसमें ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो टोटल एक्सपेंडिचर था, जो टोटल खर्चा आया था, वो कितना था, वो 64 लाख रुपीज़ था। इतना खर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आया था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, यानी 2 years 11 months and 18 days में। और इसमें टोटल कितने सेशंस हुए थे इस टाइम पीरियड में, इसके 11 सेशंस हुए थे। और लगभग जो वर्ल्ड की 60 कंट्रीज़ हैं, 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखकर उनको वहाँ से छांट कर, वहाँ से अच्छे अच्छे प्रोविजंस को उन्होंने पढ़ा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे।
फिर जाके हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जो हमारा जो ड्राफ्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको करने में 114 दिन लगे थे। ठीक है, हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने में 114 दिन थे, जो 114 दिन लगे थे। और जो टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा आया हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो था 64 लाख रुपीज़। उसके बाद कहा गया है, ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। जो है 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था, यानी अंतिम सेशन हुआ था। इट हाउएवर डिड नॉट एंड, हालांकि यह जो था वह समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की एक प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम करना स्टार्ट किया था, कंटिन्यू किया था। ठीक है, वो उन्होंने वो चल रहा था, चालू था उनका काम फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से लेकर टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, जब तक कि नई पार्लियामेंट ना बन जाए। ठीक है, the provisional parliament ceased to exist on April 17, 1952. ठीक है, the first elected parliament with the two houses came into being in May 1952. ठीक है, जो इसमें कहा गया है कि जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हमने कहा कि जो इसका फाइनल सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ। उसके बाद हमने बोला कि वैसे तो हाँ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का वर्क पूरा हो चुका था, इन्होंने जो प्रेसिडेंट थे उनको भी इलेक्ट कर दिया था, सारी चीज़ें कंट्री की लगभग अपनी तरफ से कंप्लीट कर दी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी यह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने काम करना अभी जारी रखा, कंटिन्यू रखा। इन्होंने क्या की, एक प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाई, जो कि जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया 26 जनवरी 1950 से, जब तक कि हमारी इंडिया का जो नए पार्लियामेंट की फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, और जो हमारे इंडिया की जो कि फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट थी विद 2 हाउसेस, जिसमें कि 2 हाउसेस थे। ठीक है, केम इनटू बीइंग, जो कि आई थी मई 1952 में स्टार्ट हुई। ठीक है, इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट की मई 1952 में, और जो ये प्रोविजनल पार्लियामेंट थी उसने अपना काम करना बंद किया अप्रैल 17, 1952 को। उसके बाद ये हमारी इलेक्टेड पार्लियामेंट बन गई थी, जिसमें कि 2 हाउसेस थे, और वो उसने अपना काम स्टार्ट किया मई 1952 से। ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया है कि टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951-52, मतलब जो भी जनरल इलेक्शन होंगे उसके बाद जब तक कि नई पार्लियामेंट नहीं बनी थी तब तक इसने अपना काम किया था। तो उसके बाद है कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चलिए स्टूडेंट्स, आज मुझे लगता है अब इस लेक्चर को हमें यहीं तक रखना चाहिए, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट यहीं से पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।